नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए इतिहास का तीसरा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। और जो लोग नागरिक शास्त्र से टीजीटी या पीजीटी दे रहे हैं उनके लिए भी जो है प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और भूगोल विषय का भी जो है प्रैक्टिस सेट हुआ अपलोड कर दिया गया है, तो भूगोल से जो लोग टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च भी कर सकते हैं और वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किस संधि का परिणाम थी? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन, शिमला कन्वेंशन 1914। मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच की रेखा है, जो कि अब भारत और चीन हो गया है। तो मैकमोहन रेखा पूछा जाए यह किसके बीच है, तो यह भारत और चीन के बीच रेखा है। और यह वर्ष 1914 में शिमला समझौते के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई। इस सीमा रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, जिनकी इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका थी और वे भारत की तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के विदेश सचिव थे। मैकमोहन रेखा की लंबाई यदि देखा जाए तो 890 किलोमीटर मैकमोहन रेखा की लंबाई है। दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर किस तिथि को हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पे आपका सी सही होगा, 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इंग्लैंड की पार्लियामेंट द्वारा पारित यह वह विधान है जिसके अनुसार इंग्लैंड शासित भारत को 2 भागों भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट में 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। साथ ही दोनों देश स्वतंत्र घोषित किए गए। तीसरा क्वेश्चन है, और शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने किस दिन विद्रोह किया था? तो 18 फरवरी 1946 को। 18 फरवरी 1946 का नौसैनिक विद्रोह कराची से कलकत्ता तक फैल गया था। इसमें रॉयल इंडियन नेवी के नौसैनिकों ने तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बाद में पटेल के आह्वान पर यह विद्रोह समाप्त हुआ, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के आह्वान पर यह विद्रोह समाप्त किया गया था। चौथा क्वेश्चन है, गांधी जी के आह्वान पर दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को यह शुरू किया गया था। और 12 मार्च 1930 का गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। 24 दिनों तक की, टोटल कितने दिन? तो 24 दिनों तक की चली यह पदयात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू होकर नवसारी स्थित दांडी तक संपन्न हुई थी। यह आंदोलन नमक पर ब्रिटिश राज के एकाधिकार के खिलाफ था, जिसके कारण नमक जैसी प्राकृतिक संसाधनों पर लगाए गए करों को समाप्त कर दिया गया था। तो शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। पांचवा प्रश्न है, महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस वायसराय ने अगस्ट ऑफर प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो ने। अगस्त 1940 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रस्तावित अगस्त प्रस्ताव में महायुद्ध में सहयोग के बदले भारत में एक संविधान सभा बनाने की बात की गई। साथ ही अल्पसंख्यकों को यह विश्वास दिलाया गया कि वे ऐसी राज्य प्रणाली का समर्थन नहीं करेंगे जिसे उस देश की एक प्रमुख जाति अस्वीकार करती है। तो अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव कहा जाएगा, किसने प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने। छठवां प्रश्न है आपका, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया? यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, चौरी चौरा कांड के बाद। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुए 1 अगस्त 1920 को आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी
22 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर दिया। गांधी जी इसी आंदोलन के दौरान अपनी कैसरे हिंद की उपाधि भी इन्होंने लौटा दी थी। तो सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। 7वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग की सामूहिक हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमृतसर। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था और यह अमृतसर में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, रामकृष्ण मिशन के द्वारा। प्रबुद्ध भारत रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी मासिक पत्रिका है यह, और इसका प्रकाशन 1896 से होता आ रहा है। इसमें भिक्षुओं, साधुओं एवं सन्यासियों द्वारा विचित्र सांस्कृतिक एवं धार्मिक विषयों पर लेख होते हैं। इसका संपादन उत्तराखंड के अद्वैत आश्रम तथा प्रकाशन एवं मुद्रण कोलकाता से यह होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने बम्बई में किया था। तो यदि पूछा जाए कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किस सन में हुआ, 1873 में, किस स्थान पर, तो बम्बई में। किसके द्वारा किया गया? ज्योतिबा फूले के द्वारा। और इसका प्रमुख उद्देश्य था वंचित वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता था? तो वह अवध। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अवध प्रांत को सैनिकों का पौधशाला कहा जाता है क्योंकि आंग्ल भारतीय सेना में सबसे अधिक सैनिक इसी प्रांत से भर्ती किए जाते थे। 11वां क्वेश्चन है, तालिका को मिलान करना है। तो आप देख सकते हैं पहले दिया गया है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में कहाँ से नेतृत्व किया था इन्होंने? तो बिहार के जगदीशपुर से। तो ए का हो जाएगा दूसरा। मौलवी अहमदुल्लाह ए फैजाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था। बी का हो जाएगा तीसरा। मंगल पांडे हो जाएंगे बैरकपुर से। तो सी का चौथा हो जाएगा। और जीनत महल इन्होंने दिल्ली से जो है नेतृत्व किया था। डी का हो जाएगा पहला। यानी कि 2 3 4 1 2 3 4 1 आप देख सकते हैं कि विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध प्राच्यविद नहीं था? तो 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ सही होगा, चार्ल्स ट्रेवेनियर। चार्ल्स ट्रेवेलियर एक ब्रिटिश अधिकारी था और वह प्रशासनिक कार्यकर्ता था। यह 1850 से लेकर के 1860 तक कलकत्ता की कॉलोनियों में ये कार्य किया। वह आधुनिक भारत में कार्य किया, ना कि प्राच्य में। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, गिफ्ट टू मोनोथ्रिस्टस यानी कि हिंदी में से कहा जाता है तुहफत उल मुहाउद्दीन नामक कृति किसने लिखी थी? तो यह लिखा गया था राजा राममोहन राय के द्वारा और ये 1809 ईस्वी में लिखा गया था और इसका परिचय जो है अरबी भाषा में था। अगला जो क्वेश्चन है, सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित था? तो यह था अस्थाई बंदोबस्त से। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की अस्थाई बंदोबस्त भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित था और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून से काफ़ी जमींदार भी वह प्रभावित हुए। बहुत से लोग इस नियम से अपनी पूर्ण जमीन खो बैठे। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था से सर्वाधिक लाभ कुछ जमींदारों को हुआ था। 15वां क्वेश्चन है, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी। इसके संस्थापक पूछा गया है कौन थे? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा एन.एम. लोखंडे। 1890 ईस्वी में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन के संस्थापक एन.एम. लोखंडे थे। ये भारत में मजदूर आंदोलन के अग्रणी नेता थे और लोखंडे को भारत में व्यापार संघ आंदोलन के पिता के रूप में याद किया जाता है। 16वां क्वेश्चन है, कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था? यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, चार्ल्स आयर। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी और सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट हुआ। सन 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया जो कि सन 1774 से लेकर के 1911 तक, कब से कब तक?
तो 1774 से लेकर के 1911 ईस्वी तक यह ब्रिटिश भारत की राजधानी रही। उसके बाद 1912 से जो है भारत की राजधानी किसको बनाया गया, तो दिल्ली को बनाया गया। अगला जो क्वेश्चन है, एल्फिंस्टन कहाँ का गवर्नर था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बम्बई का। और अगला जो क्वेश्चन है, भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था और यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्र यानी कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर उसके अधीन हो गए। वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल के गवर्नर के पद पर नियुक्त हुआ था, बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। 19वां क्वेश्चन है, कवि चंडीदास ने किस भाषा की लोकप्रियता में योगदान दिया था? तो इन्होंने बंगाली भाषा की लोकप्रियता में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चंडीदास राधा कृष्ण लीला संबंधी साहित्य का आदि कवि माने जाते हैं। इनका बंगाली वैष्णव समाज में बड़ा मान था और चंडीदास को द्विज चंडीदास, दीन चंडीदास, बहु चंडीदास आदि कई नामों से भी इनको जाना जाता है और इनकी पदावली को प्रायः कीर्तनिया लोग गाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ मुस्लिम पद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका अर्थ दिया गया है, तो आपको मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो सबसे पहला दिया गया है सीरा। सीरा को कहा जाता है पैगंबर की जीवनी, यानी कि ये का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। फिर है हदीस। हदीस पैगंबर के कथनों एवं कृत्यों के अभिलेख को कहा जाता है, तो बी का हो जाएगा तीसरा। फिर है सुन्नह। सुन्नह ये आपका पारंपरिक सामाजिक प्रथाएं हैं, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और तफसीर हो जाएगा आपका कुरान की व्याख्या, डी का पहला। 4-3-2-1 4-3-2-1 आप देख सकते हैं कि विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, अपने शासनकाल के किस वर्ष अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया? तो 24वें वर्ष, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया। और आपको पता होगा कि अकबर का जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में हुआ था और 13 वर्ष की आयु में अकबर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद शासन संभाला था। प्रारंभ में अकबर के शासन का कार्य बैरम खां देखता था और 1560 ईस्वी से अकबर ने प्रशासन अपने हाथों में ले लिया, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, भूमि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को कबूलियत एवं पट्टा देने की प्रणाली किसने आरंभ की? तो शेरशाह ने, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह है सासाराम। ये कहाँ पे है? तो बिहार में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था और इसका जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा जो कि होशियारपुर कहलाता है हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था और शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में हुई और इसका मकबरा सासाराम बिहार में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। 24वां क्वेश्चन है, भारत में किसके द्वारा तोप और बंदूक का प्रयोग प्रथमतया यानी कि सबसे पहले किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबर के द्वारा। मुगलकालीन बाबर ही ऐसा सम्राट था जिसने युद्ध में तोप और बंदूक का प्रयोग सबसे पहले किया था। और 25वां क्वेश्चन है, सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस सम्राट ने ट्रॉय के 178 ग्रेन के चांदी के रुपया की शुरुआत की? तो शेरशाह ने शुरुआत की थी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अकबर के साथ वैवाहिक संबंध या गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कौन सा था? तो वह था कछवाहा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला राजपूत शासक कछवाहा वंश था। आमेर के राजपूत राजा भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह कर यह वैवाहिक गठबंधन स्थापित किया था।
28वां क्वेश्चन है, मुगल काल में श्रेष्ठ किस्म की नील का उत्पादन कहाँ होता था? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बयाना, सरखेज और सेहवान में। मुगल काल में नील उत्पादन के क्षेत्र बयाना ये आपका राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद सरखेज ये गुजरात में है और सेहवान यहाँ से जो है मुगल काल में श्रेष्ठ जो है किस्म का नील का उत्पादन किया जाता था। 29वां क्वेश्चन है, मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है किसने? तो अमीर खुसरो ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 30वां क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया, इसका मुख्य कार्य था? तो परती भूमि को कृषि योग्य बनाना। मोहम्मद बिन तुगलक एक अग्रगामी सोच वाला शासक था जिसने सल्तनत काल के विकास के लिए जहां एक तरफ कई नए प्रयोग किए, वहीं प्रचलित पद्धतियों में भी आमूलचूल सुधार यानी कि परिवर्तन किए। इन्हीं सुधारों में से एक था दीवाने कोही की स्थापना। इस संस्था की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्य की सहायता से कृषि योग्य भूमि का विकास एवं विस्तार करना, और इस प्रकार दीवाने कोही की स्थापना का मुख्य उद्देश्य परती एवं बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना था। इस विभाग का प्रमुख पदाधिकारी अमीर ए कोही क्या कहलाता था? तो अमीर ए कोही कहलाता था। इसके अतिरिक्त मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों की सहायता के लिए अत्यंत कम ब्याज पर ऋण यानी कि सोनधर भी इसने उपलब्ध करवाया था। अगला जो क्वेश्चन है, सिकंदर ए सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर ए सानी अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि थी जिसका अर्थ था दूसरा अलेक्जेंडर यानी कि द्वितीय सिकंदर। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध के आदेश का प्रमुख कारण था? तो वह था राजनैतिक। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता ये मोरक्को कहाँ का रहने वाला था? तो मोरक्को, और मोरक्को कहाँ पड़ता है? तो ये आपका अफ्रीका में। तो यह मोरक्को का निवासी था और यात्री के रूप में यह भारत आया था। अगला जो क्वेश्चन है, पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो अल-बरूनी ने किया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। 11वीं सदी में अल-बरूनी ने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। 35वां क्वेश्चन है, जौनपुर में सरकी राज्य स्थापित किया था किसने? तो मलिक सरवर ने। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और 36वां क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और ये 1253 में जो है उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के पटियाली गांव, जो कि अब एक कासगंज में ज़िले में पड़ता है, पहले यह एटा ज़िले के अंतर्गत आता था लेकिन अब यह कासगंज ज़िले में पड़ता है। खुसरो को जो है तोतिए हिंद यानी कि हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। पूछा जाए यदि कि तोतिए हिंद की उपाधि किसे दी गई है? तो अमीर खुसरो को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था? तो शेख जमालुद्दीन। सी विकल्प यहाँ सही होगा। शेख जमालुद्दीन हाशवी बाबा फरीद के शिष्य थे। किसके? तो ये बाबा फरीद के शिष्य थे। और अमीर खुसरो, बरनी, मीर हसन देहलवी ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला जो क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति या अभिलेख किस भाषा में उत्कीर्ण की गई है? यहाँ पे जो सही होगा डी ऑप्शन, प्राकृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है, लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक था? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, खुसरो मलिक। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था। यह 1186 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने छल के द्वारा खुसरो मलिक को कैद कर लिया, जिसे संपूर्ण पंजाब पर गोरी का अधिकार हो गया तथा गजनी राजवंश वह समाप्त हो गया।
40वां क्वेश्चन है, उत्मेरूर अभिलेख में सभा के गठन का विवरण किसके शासनकाल से संबंधित है? तो यह संबंधित है परांतक चोल से। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी? तो वह था राजराज प्रथम। ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। राजराज प्रथम ऐसा चोल शासक था जिसने सर्वप्रथम भूमि की पैमाइश 1000 ईस्वी में करवाया और भू राजस्व का निर्धारण किया, जो कि चोल राज्य की आय का प्रमुख साधन था। भूमि की 12 से अधिक किस्मों का उल्लेख इसमें मिलता है। 42वां क्वेश्चन है, प्राकृत प्रकाश का लेखक कौन है? तो यहाँ सी ऑप्शन से हो जाएगा, वररुच। प्राकृत प्रकाश के लेखक वररुच थे और वररुच ये विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त फर्स्ट का शासन नहीं रहा? तो वैशाली। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त फर्स्ट यानी कि प्रथम गुप्त वंश का ये तीसरा एवं प्रथम महान शासक था, जिसने वैशाली को छोड़कर प्रयाग, साकेत और मगध इन सभी राज्यों पर शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त को गुप्त संवत का संस्थापक भी माना जाता है। 44वां क्वेश्चन है, मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? तो वह था डायनोसियस। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस का दूत डायनोसियस था, जो अशोक के दरबार में आया था। इसके अतिरिक्त मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और डाइमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो कि बिंदुसार के दरबार में यह आया था। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम में है? तो यहाँ पे दिया गया है वंश, आपको बताना है कि सही कालक्रम में कौन सा है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, हर्यक। हर्यक के बाद मौर्य, मौर्य उसके बाद कुषाण, कुषाण के बाद गुप्त। यदि हर्यक वंश का शासनकाल देखा जाए तो 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश के शासकों ने वह शासन किया। उसके बाद आपका मौर्य वंश 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद कुषाण वंश के बाद गुप्त वंश का शासनकाल जो रहा 319 ईस्वी से, यहाँ ईस्वी हो जाएगा गुप्त वंश का शासनकाल, 319 से लेकर के 550 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासनकाल था। तो क्रम यदि सही देखा जाए तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन है, किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहार अंकित सील प्राप्त हुई है? तो यह पिपरावा से प्राप्त हुआ। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? पहला दिया गया शिशुनाग, दूसरा खारवेल, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य, ये जैन धर्म के संरक्षक हैं। 2 और 3 यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग के शासक खारवेल ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किए थे। 48वां क्वेश्चन है, तमसो मां ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है? तो यह आता है बृहदारण्यक में। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। बृहदारण्यक उपनिषद में तमसो मां ज्योतिर्गमय, यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो का उल्लेख है। इसी उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का भी उल्लेख है और यह सबसे बड़ा उपनिषद है। यह जो है आपका सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक। 49वां क्वेश्चन है, 16 महाजनपद काल में वज्र संघ की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए वैशाली। वज्र संघ प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद मगध के उत्तर में स्थित था। कई छोटे राज्यों को मिलाकर इसकी उत्पत्ति हुई थी और यह संघ 8 कुलों के संयोग से बना था। इसमें 4 था, विदेह, ज्ञातक, वज्र और लिच्छवी। कुल अधिक महत्वपूर्ण थे। इसकी राजधानी जो थी वह वैशाली थी। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 50वां क्वेश्चन है, किस वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, उपनिषद। वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषद के लिए प्रयोग होता था। 51वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला
श्रेय किसे जाता है? तो ये श्रेय जाता है आरवी फुट को। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। रॉबर्ट ब्रूस फुट यानी कि आरवी फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है और 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले पूरा प्रस्तर युगीन प्रथम हैंड एक्स की खोज मद्रास के पल्लवरम से की थी। कहाँ से? तो मद्रास के पल्लवरम से। अगला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा चित्रात्मक लिपि का। हड़प्पा सभ्यता में चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है और सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 250 से लेकर के 400 तक अक्षर हैं जो सेल खड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुरिकाओं आदि पर मिलते हैं। सैंधव लिपि मूल रूप से देसी है और उसका पश्चिम एशिया की लिपियों से कोई संबंध नहीं। हड़प्पा लिपि भाव चित्रात्मक है। और 53वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा राखालदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? और यहाँ आपको बता दें मोहनजोदड़ो से प्रश्न पूछा जाता है कि मृतकों का टीला जो है इसे कहा जाता है। तो यदि प्रश्न पूछा है मृतकों का टीला जो है किस स्थान को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। और अगला जो क्वेश्चन है, किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा कालीबंगा से। कालीबंगा से 7 अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और कालीबंगा ये वर्तमान में हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर? तो ये राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वप्रथम किसने यह विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने जो है भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा व्हीलर ने। व्हीलर के अनुसार द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक हड़प्पा सभ्यता विद्यमान थी और अपने उत्तर काल में यह क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हो रही थी। लगभग 1500 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का सहसा एवं आकस्मिक अंत किसी बाह्य आक्रमण का परिणाम था और द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिमी एशिया में विभिन्न प्रजातियों का बड़े पैमाने पर इधर उधर संचरण हुआ और मोहनजोदड़ो के ऊपरी धरातल से अस्त व्यस्त दिशा में प्राप्त मानव कंकालों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि हड़प्पा सभ्यता की अंतिम दौर में बाह्य आक्रमण हुआ था और अधिकांश कंकाल अस्त व्यस्त दशा में बिना विधिवत अंतिम संस्कार किए घरों तथा सार्वजनिक मार्गों पर पड़े हुए मिले थे। अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो यह 1921 में किया गया। ए विकल्प सही हो जाएगा। सिंधु घाटी स्थल हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी और जहाँ से मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ, अन्नागार तथा बैलगाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले हैं? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा भीमबेटका के शैलाश्रयों से। प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण भीमबेटका के शैलाश्रयों से मिले हैं। शैलाश्रय का आशय है पर्वत की गुफाओं में मानव की बसावट। भीमबेटका का शैलाश्रय सबसे प्रसिद्ध शैलाश्रय है। इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है और यह मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? तो यह पल्लवरम में मिले थे। पल्लवरम कहाँ है? तो मद्रास में है, को पहले ये बताया जा चुका है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? तो यहाँ जो सही होगा डी ऑप्शन हथनोरा। नर्मदा घाटी के हथनोरा कहाँ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश से एक मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है। इसे भारत में प्राप्त किया गया प्रथम मानव अवशेष माना जाता है। इसकी खोज का श्रेय डॉक्टर अरुण सोनकिया को प्राप्त है और हथनोरा निम्न पूरा पाषाण काल का स्थल है। निम्न पूरा पाषाण काल के अन्य स्थल जो है वह है पल्लोपुरम, अतिरप्पकम जो कि आपका ये तमिलनाडु में आपका पड़ता है।
अगला जो क्वेश्चन है, भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग, तो यहाँ जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन, लगभग 7000 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट। विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण युग जहाँ 9000 ईसा पूर्व से प्रारंभ माना जाता है, वहीं भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से प्राप्त नवपाषाणिक वस्ती का कालक्रम वह 7000 BC यानी कि ईसा पूर्व रखा गया है। इसी आधार पर भारत में नवपाषाणिक स्थिरीकरण की तिथि 7000 ईसा पूर्व माना जाता है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मुगलकालीन भारत में मुख्य रूप से थी, तो यहाँ बी ऑप्शन से हो, एक वर्ष में 2 फसलीय अर्थव्यवस्था था। मुगलकालीन भारत में मुख्य रूप से एक वर्ष में 2 फसलीय व्यवस्था, यानी कि जो वर्तमान में रबी और खरीफ जैसे है, और मुगल काल में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। पूलज, पहला पूलज, दूसरा परती, और तीसरा जो है चाचर, और चौथा बंजर। तो इन 4 भागों में बांटा गया था। इस समय में भू राजस्व की दर जो है कुल उत्पादन का 1/3 भाग था। ध्यान रहे कि अकबर ने आईने दहसाला की व्यवस्था की थी। एक प्रश्न जो है पूछा था, आईने दहसाला की व्यवस्था किसने की थी, तो अकबर के द्वारा किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी, तो यह था लोदी वंश का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के लोदी वंश की विशेषता थी, और लोदी वंश को जो है मकबरों का काल भी कहा जाता है। तो यदि पूछा जाए मकबरों की काल किस वंश को कहा जाता है, तो लोदी वंश को कहा जाता है। और लोदी वंश का जो अंतिम शासक हुआ वह था इब्राहिम लोदी, और लोदी वंश का संस्थापक जो था वह था बहलोल लोदी। अगला जो क्वेश्चन है, और यह अंतिम क्वेश्चन है, गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था, तो वह था कामागाटा मारू प्रकरण या घटना। कामागाटा मारू प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद था। इसी से गदर आंदोलन की शुरुआत हुई। कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों को अपने यहाँ प्रवेश से वर्जित कर दिया जो सीधे भारत से नहीं आते थे। कनाडा सरकार का यह कानून इसलिए भी अधिक कठोर माना गया क्योंकि उन दिनों ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे भारतीय सीधे कनाडा पहुंच सके। तो कामागाटा मारू प्रकरण या घटना हो जाएगा यहाँ पे, सी विकल्प सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका इतिहास का तीसरा प्रैक्टिस सेट, जो कि आगामी एग्जाम टीजीटी और पीजीटी इनके लिए जो है काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। तो जो लोग इतिहास से टीजीटी या पीजीटी दे रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप यूपीपीएससी और यूपी SSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के जो अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का सबसे पहले लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके, फिर मोबाइल नंबर के थ्रू आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे। गोल यानी कि आप किस एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूपीपीएससी और यूपी SSC आपको जो है सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो है पूरा वीडियो ओपन हो जाएगा। फिर वीडियो को जो है आप देखने के लिए हमारा रेफरल कोड यूज ज़रूर कीजिएगा, एग्ज़ाम लर्नर, और सब्सक्रिप्शन लेते समय भी आप हमारा रेफरल कोड एग्ज़ाम लर्नर ज़रूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो एक रेफरल कोड आपसे मांगा जाएगा, तो आप रेफरल कोड डालेंगे तो फ्री में जो वीडियो आप अनअकैडमी पे पड़ा हुआ है वो देख सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के समय यदि आप रेफरल कोड यूज करते हैं हमारा, तो आपको जो है 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। रेफरल कोड आपको डिस्क्रिप्शन में भी नीचे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यूपीपीएससी और यूपी SSC का जो है न्यू अनाउंसमेंट है अनअकैडमी पर। यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ का जो है आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। यदि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का एडिशनल यानी कि एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में दिया जा रहा है। उसके बाद अनअकैडमी पर जो है फतेह यूपीपीसीएस स्कॉलरशिप टेस्ट जो है डेली आपका, डेली नहीं, ये संडे को 11 बजे कराया जाता है
और इसका जो है सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा, तो आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इतने सारे फीचर्स जो है आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। उसके बाद जो अनअकैडमी पर प्रगति यूपी पीएससी आरओ प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज है उसका शेड्यूल दिया गया है यहाँ पे। फिर बैच कोर्सेज जो अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे वो है यूपी पीएससी मेंस ऑप्शनल, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी, हिंदी एंड हिस्ट्री, ये सभी अवेलेबल हैं। तो जो लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप जाके अनअकैडमी पे ले सकते हैं। उसके बाद यूपी पीएससी का प्रीलिम्स 2021 बैच कोर्स जो है ये आपका 9 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो जो लोग यूपी पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं यहाँ पे। फिर जो है आप लक्ष्य यूपी पीएससी 2022, ये 12 मंथ का प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो है कंप्लीट बैच कोर्स है जो कि 14 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। इनमें से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का जो है एडिशनल डिस्काउंट तत्काल मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम पे भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो है यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप जो है अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप जाके प्ले स्टोर से अनअकैडमी का ऐप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए और फ्री में जो भी वीडियो आप देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। हमारा रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का जो है एडिशनल डिस्काउंट तत्काल मिल जाएगा।